ठीक है, ऐसा अपन ने एक सर्कल बना लिया, शांत रहे। सर्कल आपने बनाया और ये सर्कल को चलो रेफरेंस के लिए अपन ने इसको 4 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटा, जिससे आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक आधे पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। ये पॉइंट है मानो ए, यहाँ से जो उसने मोशन शुरू किया तो उसका स्पीड था मानो 10 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको बता देना है कि ये मोशन हो रहा है अलोंग द सर्कल, इट्स कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। तो मानो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी जब भी जिधर भी भागेगा उसका स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ए के बाद थोड़ी देर पे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ टाइम के बाद बी पे पहुंचेगा, कभी तो सी पे आएगा, कभी तो डी पे आएगा, है ना। तो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव टू फाइंड इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है एट अलग अलग पॉइंट्स, जब वो बी पे पहुंचेगा, सी पे, डी पे और वापस ए पे। या आप ऐसा कर सकते हैं, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट्स द क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर समझता है, हाफ सर्कल, 3/4 सर्कल एंड द फुल रिवॉल्यूशन। ओके, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, find the change in velocity when the particle completes quarter circle, comma half, comma 3/4 and full circle. Quarter, half, 3/4 and full circle. अब इसमें आप एक बात समझो, बहुत अच्छी बात आपने सीखनी है, वो ये, शायद मैंने बताया था 1D मोशन पढ़ाते टाइम पे आप लोग को, कुछ लोग उस टाइम पे नहीं भी होंगे तो आप सुन लेंगे। जब पार्टिकल सीधे रास्ते भाग रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती अपने को, क्योंकि जब पार्टिकल सीधे रास्ते भाग रही तो आप जानते हैं कि जिधर भाग रही उधर उसका स्पीड है भाई, उधर उसका वेलोसिटी है। लेकिन अब ये सीधे रास्ते नहीं भाग रही, ये आड़ा टेढ़ा भाग रहा है किधर, ये 2D मोशन होता है बेसिकली, और पढ़ेंगे आगे अपन। 2D मोशन मतलब अगर आपका मोशन किसी कर्व में हो रहा है तो आप हमेशा ये जान के रखें कि आपका अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब उस वक्त आपकी भागने की टेंडेंसी, एक बार फिर से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी उस वक्त आपकी भागने की टेंडेंसी। जैसे ए पे भागने की टेंडेंसी इधर थी राइट में, उसी प्रकार बी पे भागने की टेंडेंसी ऊपर रहेगी, सी पे भागने की टेंडेंसी इधर रहेगी और डी पे भागने की टेंडेंसी इधर रहेगी। ये क्या हुआ, मैंने टेंजेंट बनाए। एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए जैसे हाथ घुमा वैसे मैंने टेंजेंट बनाए। अगर क्लॉकवाइज जाते तो मेरा ये ऐसे हाथ घूमता, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसके मैं टेक्निकल रीजंस जो है वो मैं आपको बता पाऊंगा बाद में, बट अभी अपन एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आप सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। चलो, आपको बिग बैंग नाम की कोई चीज सुनी है आपने कभी, क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, हाँ सुना होगा कभी ना कभी। व्हाट इज दिस बिग बैंग थ्योरी? हजारों करोड़ों साल पहले, है ना, हजारों करोड़ों साल पहले अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है हजारों करोड़ों साल पहले अर्थ वॉज वेरी हॉटर, डे बाय डे, सालों दर सालों वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होते गया, टेम्परेचर कम कम होते गया, और जब टेम्परेचर कम हुआ देन व्हाट हैपेंड इज, जब टेम्परेचर कम हुआ तो धीरे धीरे फंडा ऐसा हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो फंडा मैं बताता हूँ बिग बैंग थ्योरी का क्या है। यहाँ से हजारों करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ कि स्पेस के अंदर बहुत सारा डेब्रिस आपस में टकरा गया। डेब्रिस मतलब क्या? डेब्रिस मतलब ऐसी रॉ मटेरियल, पत्थर। अरे अर्थ क्या है? अर्थ एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पे रहने वाले आप कीटाणु जंतु, है ना। तो ऐसे अर्थ, जुपिटर, ये सारे लोग क्या है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। तो कई सदियों के पहले ऐसा हुआ है कि वो सारे बड़े बड़े पत्थर जो है ऐसी स्पेस में घूम रहे थे। आप तो जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या कहता है, एक आदि कोई चीज किधर ट्रैवल कर रही तो उधर ही वैसी ही ट्रैवल करते रहेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसा तो ऐसा ही हो रहा था, सारे पत्थर अपने अपने डायरेक्शन में बेचारे चुपचाप आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। दे नेवर न्यू कि भैया मेरे रास्ते में कोई और भी आने वाला है।
बट हो गया, एक अचानक ऐसे दिन एक्सीडेंट हो गया कि बहुत सारा डेब्रिस स्पेस में टकरा गया। और टकराने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिजन, जब दो चीजें टकराती है तो टकराने के बाद उनका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है ना, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है, पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा ही हुआ ऐसा कि इन बहुत सारे पत्थरों में एक पत्थर हमारी अर्थ भी थी। तो ऐसे इधर से आने के बाद में अर्थ जब टकराई तो टकराने के बाद में फिर ये हुआ कि अर्थ ने अपना रास्ता बदल के फिर चल पड़ी। मतलब जब टकराते, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इज, टकराने के बाद में एट द टाइम ऑफ कोलिजन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट, ऐसा ही बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, और ये रीजन है कि जितने लोग टकराए दे गेन द टेम्परेचर, इसलिए अर्थ ने भी टेम्परेचर को गेन किया, तो अर्थ वॉज क्वाइट हॉटर एट दैट टाइम। तो इतनी हॉट अर्थ जो है वो क्या हो गई, आफ्टर कोलिजन किसी एक डायरेक्शन में चल पड़ी। वो चुपचाप अपनी जा रही थी, बट उसको नहीं पता था कि आगे में कुछ एक फंडा है। आगे में कुछ एक फंडा क्या था, काफी दूर बैठा एक सन था। आप सबको वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरीथिंग अट्रैक्ट्स एवरी अदर थिंग। क्या आपको ये लगता है कि भैया अर्थ जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है? इफ देयर इज अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, तो आप मेरे को ट्रू और फॉल्स बताना। अर्थ अट्रैक्ट्स यू, ये आधा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द पर्सन ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ विद द इक्वल फोर्स, यानी अगर अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो विद द सेम फोर्स। लेकिन हमने ये देखा, आपको एक्सपेरिमेंट करना, आप करके देखिए, यहां से आप कूदी मारो, है ना, छलांग मारने के बाद में 100% ये होगा कि अर्थ आपको जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। बट फाइनली व्हाट हैपेंस इज, हम ही लोग अर्थ के पास जाते, अर्थ हमारे पास आती है क्या? नहीं। दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपका मास कम है तो आपके पास इनर्शिया कम है, तो यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द मूवमेंट। अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए उसका मूवमेंट इतना आसानी से होगा क्या? नहीं। दैट इज द रीजन कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन जिसका ज्यादा मास है वो इसको स्पेसिफिकली अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचने की उतनी मूवमेंट की ताकत नहीं रखता है। क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। जैसे मैग्नेट का होता है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही हर बॉडी का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मैग्नेट का क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने मैग्नेट रख दिया, अपने आजू बाजू में फील्ड बना के रख देता है। उस फील्ड में अगर कोई गलती से आयरन पार्टिकल घुस गया तो आयरन पार्टिकल इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। द सेम फंडा हैपेंस ओवर हियर। ये जो सन बाबा थे, इन्होंने क्या किया, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रख दिया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया मेरे ग्रेविटेशन फील्ड में जो भी आएगा मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। अब आगे हुआ क्या? हुआ ये कि यहां से मैंने बताया था अर्थ चल पड़ी थी, चुपचाप अपने रास्ते जा रही थी और अचानक अर्थ जो है वो बेचारी इसके फील्ड में आ फंसी। जब फील्ड में आ फंसी तो दो चीजें हो गई। दो चीजें कौन सी हुई? पहली चीज, अर्थ के पास अपना खुद का लॉ ऑफ इनर्शिया था, तो अर्थ बोल रही थी कि मैं जैसे जा रही थी मेरे को वैसे ही जाने की इच्छा है, जाने दो। लेकिन सन बोले नहीं, तू अपने जाल में फंस गई है। समझ में आ रहा है? सन का ग्रेविटेशनल फील्ड था, अब बोले तू किधर जा नहीं सकती, तेरे को तो मेरी इधर आना ही पड़ेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब हुआ ये फंडा ऐसा हुआ कि अर्थ को उधर जाना था, सन इधर बुला रहा था, कंफ्यूजन हुआ तो ना वो उधर गई ना इधर गई, वो बीच में कहीं आ गई। दिस इज नथिंग बट वेक्टर्स का रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स काम कर रहे तो रिजल्टेंट बीच में से काम करेगा, काइंड ऑफ दैट स्टफ। अच्छा, यहां पे आ गई। इसके बावजूद अर्थ ने अपनी जिद छोड़ी नहीं। वो ये चाहती थी, न्यूटन उसको बता के चला गया था पैदा होने के पहले ही कि जब भी जाना सीधे ही जाना तूने, ठीक है। अब सुनो, ये अपने जिद पे थी कि नहीं मैं वैसे सीधे जा रही थी, वैसे नहीं तो मेरे को ऐसे सीधे जाने दो। उसको बस एक ही चीज पता था, है ना, कि बस मेरे को सीधे सीधे चलते जाना है लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो मेरे को तुमने यहाँ टर्न मार के रख दिया, मैं अभी भी सीधी ही जाऊंगी। लेकिन फिर भी सन जिद थोड़ी छोड़ रहा, वो तो अपना जितना प्रपोज मार सकता था मार रहा है, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ऐसा हुआ तो उसके बाद में फिर से अर्थ जो है ना वो इधर जा पाई ना इधर जा पाई, कंफ्यूज होके रिजल्टेंट वे में इधर आ पाई। और ऐसे ही आप देखो तो अर्थ का अगर आप ये ट्रेस करोगे तो ये क्या बना, एक सर्कल बना। इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। ऐसा होता है ना। अब इसमें सुनो,
जब अर्थ यहां पे थी, ये जो मैंने सर्कल बनाया, क्या आप देख रहे हैं सर्कल को ये टेंजेंट था? क्या आप देख रहे हैं अर्थ यहां थी, ये सर्कल, ये जो सर्कल है, ये सर्कल को ये एक टेंजेंट बना था। डायग्राम बड़ा ही रफ बना है, बट आपको ये फील जरूर आ गया कि अगर मैं अर्थ से किसी भी मोमेंट पे पूछूंगा कि तेरे जाने के इंटेंशन किधर है, वो बोलेगा मेरे तो इंटेंशन सीधे जाने के, ये सारा मजबूरी मेरे तरफ बुला रहा है। समझ रहा है? इंटेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेंशन। वही इंटेंशन की मैं बात कर रहा था, उसी इंटेंशन को, उस वक्त के वेलोसिटी को मैंने क्या कहा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फंडा समझा? मौका आया तो एक और बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये वाला, अच्छा मैं वो बता तो दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वो क्वेश्चन में जब वापस जाऊंगा तो मैं डबल से नहीं दोहराऊंगा। आप सबको फंडा पता है, जब भी कोई कर्व बनेगा तो कर्व पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी रहेगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वो क्वेश्चन समझ गया। वो क्वेश्चन को बाजू में रख के थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा और क्या पढ़ रहे सर? ये वाला जो फोर्स है जो सन की तरफ जा रहा था, अब ये वाला जो सर्कल बना, उस सर्कल के हिसाब से सन अपनी तरफ एज अ सेंटर बैठा हुआ है। क्या आप ये मान रहे ये वाला जो फोर्स है ये टूवर्ड सेंटर काम कर रहा है? या अगर आप इसकी भी बात करेंगे तो ये वाला भी टूवर्ड सेंटर काम कर रहा है। जो टूवर्ड सेंटर काम करता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री का मतलब सेंटर, पिटल का मतलब टूवर्ड्स होता है। ऐसा फोर्स जो सेंटर की टूवर्ड्स काम कर रहा है। क्या आप ये मानने को तैयार है कि ये सर्कुलर मोशन इसलिए हुआ क्योंकि सन ने इसको बुलाया? अरे ऐसा ही हुआ ना, वो तो बेचारी सीधी जा रही थी, सन ने उसको बुलाया, इसमें कंफ्यूज मोड में वो इधर चली गई, तब जाके सर्कल हुआ। आप ये मानो कि अगर सन उसको बुलाता ही नहीं तो वो तो सीधी जाती। अब आप ये मानो कि हाँ इतने सदियों से घूम तो रही है, सन दिन पे दिन रोज रोज प्रपोज मार रहा, वो कभी अपने पास आ ही नहीं रही है, सन नाराज हो गया, नहीं आती तो छोड़, मैं दूसरे को ट्राई करूंगा। अब उसमें हुआ क्या? हुआ ये भाई कि अगर सन ने बुलाना बंद कर दिया तो अर्थ तो खुश, अरे तो नहीं बुला रहा, मेरे को किधर जाना था? पहले से न्यूटन बाबा बता के गए सीधे जाना था, मेरा कोई और है, मैं सीधे जाऊंगी। ठीक है, अब यहां फंडा क्लियर हुआ, यहां ये फंडा क्लियर हुआ कि जैसे ही आपने इसको खत्म किया सर्कुलर मोशन खत्म। जैसे ही इंसान ने पानी पीना बंद किया इंसान खत्म। सेम वे सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार फिर से, इंसान को जीने के लिए पानी जरूरी है, खाना जरूरी है, उसी हिसाब से सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म तो सर्कुलर मोशन खत्म, वो फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बन जाएगा। आगे कभी पढ़ाएंगे तो ये आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको चलो ये समझ में आ गया कि हाँ सर अब थोड़ा लॉजिक लग रहा है कि जब भी सर्कल या जब भी कोई कर्व बनाऊंगा तो वेलोसिटी हमेशा कैसी बनेगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि जब क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर चुकी होगी, मतलब ए से वो बी पहुंची होगी, तब आपके वेलोसिटी का क्या फंडा रहेगा? तो बताते। इस टाइम पे वेलोसिटी को मैं वेक्टर v1 मानता हूं और इस टाइम पे वेलोसिटी को क्या मानता हूं? वेक्टर v2। अपने को क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। बाय गॉड, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये, भाई फिजिक्स में इसको चेंज कहते हैं। डेल मतलब चेंज, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा चेंज कैसे निकालते रहे? मैं आपसे पूछूंगा कि तेरे वजन में कितना चेंज आया, तो चेंज कैसे? एक साल में क्या चेंज आया, तो एक साल के पहले और एक साल के बाद में। कभी भी चेंज कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें तो आप कहते हैं ना कि अभी ये एक साल में मेरा 10 किलो बढ़ गया है या एक साल में मेरा 5 किलो कम हो गया है। ये कम ज्यादा कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब बताओ, अगर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ए इनिशियल था और बी क्या है? फाइनल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बोलो ये समझ में आया? वेक्टर नहीं छोड़ रहा हूं मैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सही बनाया अभी आपने? अगर आपने ये सही बनाया तो आप एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब सर ये बन गई, तो इसको आप सीधा जैसा दिख रहा है वैसा बनाओ। ये बन गया सर, ठीक है। माइनस वेक्टर ए, अच्छा ये जो ए वाला है उसको माइनस, माइनस का मतलब निगेटिव, मतलब पलट जाएगी, अरे उधर जाएगी यार, मतलब ये इधर आ जाएगी। समझ गया सर, हमको इधर आ गया। लेकिन अभी भी ये भी 10 है, समझ रहे होंगे आप, और ये भी क्या है? 10। बस ये निकालना, मतलब ये निकालना, और इसका ये रिजल्टेंट है, माने इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। क्या आप मानने को तैयार है? क्या ये आपस में दोनों 90 डिग्री पे दिख रहा है आपको? इसमें हाइपोटेनस से आंसर आएगा,
और उसमें भी ये दोनों सेम टू सेम है। अगर भरोसा नहीं तो पहले ऐसा देख लो, अंडर रूट ऑफ क्या पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माने यहाँ पे क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 200 अरे 100 200 को भी आप क्या कर सकते हो, रूट 2 उधर ही रखो, 100 को बाहर निकालो, यानी इसको तरीका क्या होगा 10 रूट 2। अब आंसर सही है। और अगर आपने आंसर वहां पे मीटर पर सेकंड में, तो ये भी आंसर काय में आया, मीटर पर सेकंड। लेकिन आप क्या निकाल रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी। बताओ चेंज इन वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। वेक्टर में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। अच्छा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए क्या सर, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन बताना बचा हुआ है। क्या आप मानते हैं डायरेक्शन में मैंने समझाया था जो स्ट्रांग है उसकी तरफ झुका रहेगा। अब बताओ ये 10 और ये 10 में स्ट्रांग कौन है, दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब दोनों का इंक्लिनेशन सेम रहेगा। मतलब सर ये भी 45 डिग्री और बचा ये भी 45 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट बीच में से जा रही है। अच्छा एग्जैक्ट बीच में से जा रही है, ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, तो इसका आंसर क्या देंगे, नॉर्थ वेस्ट। दोनों क्लियर है फंडा। अब सेम आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट आगे नंबर 2 में लेट्स टॉक अबाउट द हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का क्या फंडा है, फिर से अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हाफ माने देख रहे हो ऊपर में c है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या करते, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा फाइनल मतलब vc, अरे वो तो उधर जा रहा है ना यार, ये देखो ये बनाया ये ना 10, वो तो 10 तो फिक्स ही रहेगा, खाली डायरेक्शन आप देखो। उसके बाद में क्या सर, माइनस va, इनिशियली va राइट में जा रहा था, माइनस मतलब उसको लेफ्ट में ढकेलना पड़ेगा, तो वो लेफ्ट में मतलब यार इसी के ऊपर से जाएगा। यही चीज दो बार बन गई, 2 बार क्यों लिखा, समझ गया। अब जब समझ गया तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फाइनली जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका आंसर क्या आएगा, 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा 20, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल ऐड कर लो। और आपको फिर से बताओ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये किधर भाग रहे हैं, वेस्ट, तो आप इसको क्या कहेंगे, वेस्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं मिस आउट नहीं कर रहा भाई साहब, क्योंकि ये मिस कर दिया तो गलती कर दी है। गलती कैसी हुई मैं बताता हूँ। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये वेक्टर साइन दिया, और जब वेक्टर साइन दोगे तो खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ये भी सुन लो, अगर आपको सिर्फ इतनी लिखने की इच्छा है तो आपको यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। सुनो ये क्या कहता है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सही है, बट अब हम तो इंटरेस्टेड किस में है, पूरे वेक्टर के अंदर। अच्छा तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है, 3/4 है ना, 3/4 का फंडा बताना। तो यहां अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वो सी के बाद में क्या आएगा, डी, वीडी माइनस वीए। चलिए वीडी नीचे जा रहा है, सबको दिख रहा है, वीडी किधर जा रहा है, नीचे। सर वो तो 10 ही है, जितना था उतना ही है, लेकिन वीए को माइनस करना है, तो अभी अपन सीखे वी अगर इधर जा रहा है तो उधर ढकेलना है, मतलब वो चीज किधर जाएगी, इधर, वो भी कितना रहेगा 10। बोलो इन 10 का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये दोनों सेम है तो ये 45 पे आएगा। क्या आप मानने को तैयार है, 10 है तो हाइपोटेनस थ्योरम से ये 10√2 आएगा। जल्दी समझ रहा है, चलो दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये साउथ है, ये क्या है, वेस्ट है, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट। आंसर बताओ 10√2 साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे फिर से नंबर 4th ऐसा है कि सर्कल पे जब तुमने यहां से स्टार्ट किया तो इधर भाग रहे थे, वापस जब आए तो वापस भी इधर ही भाग रहे हो। अरे मतलब नहीं देखे क्या हुआ, सुनो नहीं देखे, ऐसा कुछ फंडा हुआ कि आप शुरुआत में ए पॉइंट पे थे, ए बी सी डी, वापस से मैं इसको ई मानता हूं, ए और ई एक्चुअली सेम है, बट अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो आप उसको क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी ई माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए। तो ई पे आके फाइनल मतलब वो सीधी उधर जा रही थी, लेकिन याद करो वी ए भी उधर जा रहा था, लेकिन आपको ए को क्या करना है, माइनस करना है, मतलब अब आप उसको इधर भगाओगे, मतलब ये फाइनल 10 है। सुनो ये फाइनल है और इनिशियल को रिवर्ट किया, वो भी कितनी थी 10, तो बताओ आंसर कितना है। अब आंसर 0 आएगा ना, और वो तो कॉमन सेंस है। अरे जब तुम घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी इज गोना बी 0, क्योंकि यहाँ पे तू ऐसे ही जाना चाह रही थी, घूम फिर के वापस तू वैसे ही जाना चाह रही है, मतलब कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं, इसमें आंसर कितना आया 0। कॉमन सेंस से बता सकते थे। अच्छा एक बार ये बताओ, अगर मैं ऐसा पूछता हूं चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हुआ, ये वेक्टर है, वेक्टर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, सही है।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिटरी, बहुत बढ़िया जवाब रहेगा आर्बिटरी। आपको एक जीरो वेक्टर पढ़ाया था या नर वेक्टर? अगर वेक्टर का आंसर जीरो आया मतलब उसको डायरेक्शन अटैच करना है। कौन सी डायरेक्शन दोगे? कोई भी डायरेक्शन दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जीरो मैग्नीट्यूड विथ आर्बिटरी डायरेक्शन, या देयर इज, आप वर्ड्स में कह सकते हैं देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूरा क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप करेंगे अपन फिर से आगे में, कोई दिक्कत? करो। अब देखो करवाना एक क्वेश्चन हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन क्या करते कि ये हम लोगों ने कर्व के जैसा सर्कल माना और एक आधा पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के ऊपर मोशन कर रहा है, सो दैट इज सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने कर्व के जैसा ऐसा कुछ कर दिया भैया यहाँ पे। अब फंडा ये है कि मानो इनिशियली पार्टिकल यहाँ बैठा था, तो आपको मैंने बताया था जब भी जहाँ भी पार्टिकल बैठा होगा वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगी। तो इनिशियली इधर जाते हुए पकड़ा गया वो पार्टिकल, ये पॉइंट कौन सा है? मानो ए। इस पॉइंट को बी नाम दे देते, इस पॉइंट को सी, डी, फिर से वापस आएगा ऐसे करके। अब फिर से ऐसा मानते हैं कि कुछ टाइम के बाद में वो ए से उठ के बी तक चले गया होगा। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये मानता हूं कि इस पार्टी का जो मोशन हो रहा है, इस पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसको मैंने यूसीएम कह दिया। अब आप कहेंगे यूसीएम क्या होता है सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब अगर यहाँ पे मैंने स्पीड v दे रखा है तो जहाँ कहीं पे भी जाएगा बेटा, जब तू b पे जाएगा तो टेंजेंशियल ही रहेगा, बट स्पीड कितना रहेगा? उतना ही रहेगा v। ऐसा, इसको हम यूसीएम कहते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई? अब आप ये बताएंगे वेलोसिटी क्या होता है? सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के अंदर क्या छुपा होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बढ़िया। तो आप ये समझ रहे कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, और दोनों चेंज होंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड वी सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही। आप देखो ए पे ईस्ट डायरेक्टेड था और बी पे नॉर्थ डायरेक्टेड है, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हुआ, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि जब वो ए से उठ के बी पे चले गया तो कितना एवरेज एक्सेलरेशन बना। अच्छा सर, आप क्या चाह रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन मतलब सिंपली एक्सेलरेशन। तो अगर आप एक्सेलरेशन चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ऐसा बनता है सर, दैट इज लाइक चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बढ़िया सर, चेंज इन वेलोसिटी तो कल आपने पढ़ा है ना ऐसे लिखने का, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड नाउ यू आल्सो रिक्वायर कि टाइम। तो बात करते उस बारे में। सबसे पहले बात करते चेंज इन वेलोसिटी का। तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था कल कि चेंज इन वेलोसिटी माने होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब सर बी, तो वेक्टर वी बी माइनस क्या करेंगे? वेक्टर वी ए। दिस साउंड्स लाइक ट्रू है ना? अगर ऐसी बात है तो सर करते फिर डायग्राम बनाते। वी बी मतलब देखो सर ये वी ऊपर जा रहा था, ये वी बी है, और वी ए, अगर वी ए उधर जा रहा है तो माइनस वी ए उधर जाएगा, कल आपको सिखाया था। तो वो वाली चीज आप यहाँ पे ऐसी बनाएंगे, ये भी वी है तो आप जानते हैं कि इनका रिजल्टेंट जो है वो बराबर बीचों बीच आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और अगर आप देखें तो क्या ये स्क्वायर बन चुका है? स्क्वायर बन चुका है तो हाइपोटेनस थ्योरम से ये कितना आएगा? √2v। बोलो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या रहेगा? नॉर्थ वेस्ट। बढ़िया सर, चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे ध्यान में, तो हमने चेंज इन वेलोसिटी का एंट्री मार लिया। चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? √2v नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट क्या है? उसकी डायरेक्शन, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। रहा सवाल दूसरा। दूसरा सवाल क्या है? टाइम। बेटा जी ये होने में टाइम कितना लगा? डायग्राम पे ध्यान देंगे। पूरा चक्कर काटने में मानो उसको टाइम कितना लगा? t। मैंने कहा पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगा? t। तो पूरा चक्कर काटना कभी भी पता है आपको टाइम यानी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या पूरे चक्कर को मानो अगर मैंने इसका रेडियस r दिया है तो पूरा चक्कर माने 2πr सर्कमफरेंस है ना, एंड टाइम यानी क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और किस स्पीड से भाग रहा है वो? v स्पीड से। तो सर ये वो टाइम है जो पूरा चक्कर काटने में लग रहा है, लेकिन आप पूरा चक्कर काट रहे हो क्वार्टर,
क्वार्टर, क्वार्टर माने 1/4, 1/4 मतलब अभी आपको टाइम भी 1/4 लगेगा, टाइम 1/4 लगेगा, तो इस टाइम के जगह पूरे टाइम का 1/4 लोगे आप, और पूरे टाइम का 1/4। अच्छा आगे बढ़ते हैं, √2v डिवाइडेड बाई t/4, टी का वैल्यू मैंने बताया था आपको 2πr डिवाइडेड बाई कितना v अपॉन में 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से जो भी चीजें घुमा फिरा के आप लिख सकते हो, जैसे ये 4v ऊपर जाएगा, फिर 2 से वो डिवीजन जाएगा, आंसर आप यहां से इजीली निकाल सकते। ये आपका आंसर है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट। तो इतना क्लियर हो गया। अभी हमने फाइंड आउट किया एवरेज एक्सेलरेशन, अगर आप ए से बी गए तो, अरे सिमिलर वे हम ए से सी भी निकाल सकते थे, कर कराया था ना आपको। ठीक है, तो बस कर जो क्वेश्चन कराया था दैट वाज चेंज इन वेलोसिटी, हर बार उस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन। तो एक बार फिर से बताओ, यहां तक जो है टाइम बाय 4 रहेगा, t/4, ये वाला कितना रहेगा t/2, आया ध्यान में, और ये वाला कितना रहेगा 3t/4, नहीं ध्यान में आ रहा है, एक बार फिर से, इतने के लिए टाइम क्या लगेगा t/4, पूरा करना है तो टाइम क्या लगेगा 50%, t/2, और अगर ये इतना करना है मतलब ये 75%, इतना क्या आएगा 3t/4। तो जैसा मर्जी जैसा वो पूछेगा वैसे वैसे हम लोग पुट करके आंसर बताते जाएंगे। और अगर मानो उसने पूरा चक्कर काटा और वो वापस यहीं के यहीं पे आया तो एक्सेलरेशन कितना 0। क्यों 0? क्योंकि जब आप वापस वहीं पे आ गए तो कल हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी 0। अब चेंज इन वेलोसिटी 0, सुनो, चेंज इन वेलोसिटी 0 रहेगा तो 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब रहेगा, एक बार फिर से, जब वो पूरा चक्कर काट के वहीं पे वापस आएगा तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। क्या फंडा क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन when the particle in UCM, when the particle in UCM completes quarter circle, completes quarter circle, बनाइए क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा आगे, तो भाई साहब ना कुछ छुटपुट क्वेश्चन आपको आने चाहिए, छुटपुट फॉर्मूले आगे बढ़ने के पहले, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत मैंने आपको पढ़ाए और थोड़े बहुत पढ़ा दे रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है वो है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे को याद कर लेना, दैट इज लाइक 2 sin थीटा cos थीटा।
इसी के बेसिस पे कॉमन सेंस जनरेट करूंगा। पहले तो साइन 2 थीटा है, ये 2 हमेशा आएगा, 2 कांस्टेंट हमेशा वैसे दिखेगा, और यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो गया बॉस, 2 थीटा का हाफ थीटा होता है। मतलब कभी अगर जरूरत पड़ी और मेरे पास में ये दिया हो साइन एक्स, तो मैं मेरी मर्जी से इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। मैंने कहा ये 2 वैसे ही रहेगा, जो एंगल एक्स है उसका हाफ क्या हुआ, एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। कल को चल के मेरे को जरूरत पड़ गई भैया इसकी साइन 5x, मानो इसको ब्रेक करने का मन कर रहा है, तो कैसे करोगे, 2 साइन 5x बाई 2 कॉस 5x बाई 2। ये पहला समझ में आ गया, इजी टू रिमेंबर। अच्छा आगे, अच्छा आप ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। हाँ भाई, यहाँ पे थीटा थीटा सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा है कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा भी 1 होगा, कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा भी 1 होगा। एक बार फिर से, यानी ऐसा है सर कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा भी कहूंगा तो भी 1 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब इसी बेसिस पे एक और चीज पढ़ लीजिएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, प्लस माइनस का फर्क आ गया खाली, हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा आपका कॉस कॉस थीटा, या ऐसे में पढ़ा देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिखेंगे कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। और उसके आगे बढ़ते हैं कुछ, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड देन देर इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक बात बोलूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि सबका फेवरेट है, सबको ये आता है। ऐसे ही 11वीं 12वीं में इसके साथ साथ आप इनको जितने दिन के करीब रख सकते हो रखो, बहुत बहुत ही ज्यादा काम बार इसका आएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि इसका आंसर आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप इनके प्रूफ चाहिए तो मैथ्स के बेसिक क्लासेस में अपन इसको प्रूफ करेंगे, हालांकि जरूरत नहीं, ये यूज करते करते याद ही हो जाते अपने को। अच्छा, तो सर क्या टेक्निक है इसको याद करने का, बहुत इजी टेक्निक है यार। जब प्लस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर आएगा, माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो 2 थीटा है उसका एग्जैक्टली हाफ किया है मैंने थीटा, 2 थीटा का क्या कर दिया अपने हाफ। थोड़ी और प्रैक्टिस करते, मतलब सर ऐसा होगा क्या, जब मेरे को दिया रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख पाऊंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आधा थीटा बाई 2। उसी प्रकार बताएंगे 1 माइनस मानो कॉस 3 थीटा है, तो इसका क्या आएगा, अरे कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, और 3 थीटा का 3 थीटा बाय 2। जरूरत पड़ी तो ये भी कर पाएंगे। और क्या, और क्या, इसी में से आप ये सोचो ना, इसी में से आप ये सोचो कि cos 2 थीटा का आंसर, अब देखना, ये cos 2 थीटा है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले फॉर्मूले से जनरेट किया मैंने, राइट। अच्छा, दूसरे फॉर्मूले को ध्यान दो, अगर ये cos 2 थीटा इधर आए तो पॉजिटिव बनेगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहां पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक ही फॉर्मूले से बार बार चीजें बन रही है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो याद हो ही गया होगा, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करा दी आपको। और ये भी उतना ही आसान है कि cos 2 थीटा को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, रादर और 3-4 तरीके हैं, वो बाद में मैथ्स में पढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। cos 2 थीटा यानी बोलो क्या रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, नोट कर लो अभी क्या आप।
ओके, बढ़ते आगे। ये सब क्या पढ़ रहे सर अपन, क्यों पढ़ रहे, थोड़ा उस पर ध्यान देते अपन, है ना। तो ऐसा है कि जब रिजल्टेंट आप निकालते हो दो वेक्टर का, तो वो दो वेक्टर का फंडा क्या होता है, मानो दो वेक्टर है पी क्यू, तो ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ऐसा करके रिजल्टेंट का आपका आंसर है। तो इसमें ऐसे मैं मानता हूं कि मानो आपको ये जो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड है वो सेम दे रखा है, और मानो उसको कुछ मान लेता हूं, एक्स मान लूं, वी मान लूं, ऐसा कुछ भी मान लेता है। अब आपने क्या करना है कि आर के अंदर ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो। तो पी के जगह भी वी पुट किया, वी पुट किया, 2v इंटू वी स्क्वायर कॉस थीटा, ये समझ में आया, v इंटू वी स्क्वायर यहाँ तक के। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो 2v स्क्वायर, ये बाजू में भी क्या है 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप एक बात बताइए, दोनों में से 2 बाहर आया मतलब √2, ठीक है। दोनों में से v स्क्वायर निकल के बाहर आया तो v आ गया, इतना आ गया ध्यान में। अब बचा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे सर 1 बचा क्योंकि 2v स्क्वायर बाहर निकाला, 2v स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, दैट्स इट। जब ये हुआ तो √2v, और ये बताएंगे 1 प्लस कॉस थीटा मतलब क्या होता है यार, 1 प्लस कॉस थीटा तो अभी अभी हमने पढ़ाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है नहीं। अब ये बताओ √2 इंटू √2 यानी क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या है v, देखो √2 2, ये v एज इट इज, और अब बचा क्या अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 2। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 लिखूंगा। करनी मैंने आपको पढ़ाया, आप बचपन में ऐसा करते थे, रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू x, लेकिन कर मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया कि एक्चुअली इसका वैल्यू क्या लिखना चाहिए, मॉड ऑफ x। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर गारंटीड तौर पे पॉजिटिव चाहिए। तो आज भी यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटने का जब मन किया तो मैंने सिर्फ कॉस नहीं लिखा, कॉस के आजू बाजू में मॉड पटका। क्यों पटका, क्या रीजन थी, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं आर का आंसर निकालूं। आर माने मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, वो तो हम बाद में उसको डायरेक्शन देते हैं नॉर्थ ईस्ट वॉट एवर इट इज। तो ये आपको गारंटी दे रहा है कि आंसर कैसे आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये मॉड देने का डर क्यों डर रहे हो, ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ा है, और जब मैंने ट्रिगोग्राफ पढ़ा तो आपको याद है कॉस कभी पॉजिटिव होता था, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, मतलब कॉस और साइन में पॉजिटिव या निगेटिव का डर हमेशा लगा होता है। तो निगेटिव से बचना है, इसलिए हम लोगों ने मॉड अप्लाई कर दिया। और इवन मैंने आपको जब ट्रिगोग्राफ पढ़ाया तो बताया भी था कि कॉस कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। सेकंड थर्ड में डर लगा होता है हमेशा, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करके रख दिया। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, आप ऐसी नोट करके रख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ऐसा भी हो सकता है कभी काम पड़ सकता है अपने को। हाँ भाई, एक क्वेश्चन देखते हैं, कल अपन पढ़ चुके हैं ये चीज़, एक रिवीजन मानो क्वेश्चन को। ऐसा दिया है कि बंदे ने अपना मोशन ओ से शुरू किया,
ओ से शुरू करके 5√2 मीटर, मानो ये मीटर में दिया है, इतना मीटर वो इस डायरेक्शन में चला। किस डायरेक्शन में वो दिया आपको? 45 डिग्री मेकिंग 2x। वहां से वो फिर सीधा गया है ना ऊपर की तरफ, दैट इज लाइक नॉर्थ 1 मीटर। फिर इधर गया, दैट इज लाइक ईस्ट, किधर? 3 मीटर। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या आप मानते हैं जो डायग्राम में दिख रहा है वो डिस्टेंस है? अरे हाँ है ना, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ गया है सर, वो सब कुछ मेरे को दिख गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई साहब, वो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जोड़ा जाता है। दिस पिंक लाइन इज अ डिस्प्लेसमेंट, द व्हाइट लाइन्स आर डिस्टेंस कवर्ड। क्या ये जाने अनजाने में लॉ ऑफ पॉलीगॉन बन गया? व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन? दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। बोलो, ये एक वेक्टर था, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, क्या ये तीनों वेक्टर दे वेर मेकिंग द साइकिल एंड दिस इज द वन हु इज ब्रेकिंग द साइकिल? डेफिनेटली दिस इज अ रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किनका? इन तीनों का, ऑफ कोर्स। तो सर ये रिजल्टेंट बताओ ना कैसे निकालेंगे, ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा बेटा रिजल्टेंट के तेरे को 3-4 तरीके पढ़ाए। पहला तरीका लॉ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लॉ में खाली 2 वेक्टर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है या 3 है? 3 है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें भी 2 ही ऐड कर सकते। बाद में क्या पढ़ाया था तुमको? लॉ ऑफ पॉलीगॉन। हाँ यही तो है लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लेकिन लॉ ऑफ पॉलीगॉन के कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ाए थे। फिर एक यूनिवर्सल फंडा मैंने पढ़ा दिया था, कॉम्पोनेंट मेथड। कॉम्पोनेंट मेथड में आप 2-3 मन मर्जी 100 वेक्टर्स भी को भी ऐड कर सकते, बस उसी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब ये करना है तो कॉम्पोनेंट अप्रोच लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे, चलिए आइए लगाते। तो उसमें मैं क्या कहता हूं, आप हमेशा ये वेक्टर बने बैक टू बैक बने, आप अपना काम जो है वो आसानी से साफ सुथरा करें। इसमें आप ये देखो कि मेरे को 3 वेक्टर दिख रहे हैं, उसमें से एक वेक्टर 5√2, ये सेंटर से मैं बनाता हूं, ये आपको 5√2 नजर आ गया, इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री। और क्या क्या दिख रहा है भाई? एक ये दिख रहा है, ये क्या है? 1 मीटर, सही है। एक 3 मीटर यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया 3 मीटर। तो इन शॉर्ट आपको ये तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं कहूंगा अपने फेवरेट कोने जो हॉरिजॉन्टल है वो वैसे ही रखो, वर्टिकल है वो वैसे ही रखो। दिक्कत किससे जाती है अपने को? इससे। तो अपन क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे भाई, है ना। तो ये मानो ये वाली जो चीज थी, ये व्हाइट वाली चीज को तोड़ देता हूं। तो आपको कल मैंने तोड़ना सिखाया था, कैसे? इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, कैसे बनेगा बताओ? 5√2 जिसके साथ एंगल बना है वो हमेशा क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। अच्छा ये बताइए, कॉस 45 ने 1/√2, √2 कैंसर, आंसर कितना आया? 5। अच्छा न्यूटन नहीं है, मीटर में है, सॉरी। वैसे ही आप आराम से बता सकते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट बनने वाले थे सर, एक ये और दूसरा ये, दिख ही रहा है कॉमन सेंस से। तो अगर ये कॉस कंपोनेंट है तो इसको आप 5√2 साइन कंपोनेंट कहेंगे। फिर से साइन 45 1/√2, 1/√2 कैंसर, ये भी आंसर कितना आया? 5 मीटर। तो अब ना बहुत साफ सुथरी चीजें दिख रही है कि Rx कितना आएगा और Ry कितना आएगा। सर Rx में ऐसा है कि मतलब ये तो खत्म हो गया, कल मैंने बताया था ना, जैसे एक चौक को तोड़ दिया तो ओरिजिनल चौक बचा क्या? नहीं। तो अब ये खत्म हो चुका है, अब बचे ये 2 और वो 2, बस ये इनको ऐड करना है। तो ये दोनों राइट में जा रहे हैं। कौन दोनों राइट में जा रहे बताओ? 3 और 5, तो टोटल आंसर 8 आया। Ry दोनों ऊपर जा रहे, दोनों ऊपर जा रहे, कौन कौन जा रहे बताओ? 1 + 5, ये कितना आया? 6 मीटर। फाइनली आपको क्या सिखाया था? रिजल्टेंट का फंडा क्या होता है? Rx का स्क्वायर Ry का स्क्वायर। तो √ऑफ बोलो Rx Ry यानी क्या? 64 36 100 होता है, मतलब आंसर कितना आएगा? 10 मीटर। तो क्या मैं वापस जाके यहाँ पे बोलूँ ये जो वन लाइन बनाई थी ये एक्चुअली 10 मीटर की है? तो बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। बोल के बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? 3 और 1 4 + 5√2। कंफ्यूज हो गए क्या? डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कितना कवर किया उसने? 5√2 + 1 + 3, तो ये उसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट टू एंड, वही हमने फाइंड आउट किया। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 मीटर। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में खाली मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन भी होता है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन बताना पड़ेगा सर। अच्छा बताना पड़ेगा। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये एंगल बताना है, ये माने हॉरिजॉन्टल के साथ। अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ बताना है तो क्या करो? हॉरिजॉन्टल के साथ मानो कितना? अल्फा। मैंने बताया था अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बताना है तो हॉरिजॉन्टल वाली चीज नीचे और वर्टिकल वाली चीज ऊपर, यही फंडा होता है ना।
तो आर वाई हमने निकाला ना कितना 6, ये कितना 8, तो आंसर कितना आया 3/4। अबे हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर tan का आंसर 3/4 है तो अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, कर मैंने आपको पढ़ाया था। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, साइन बाय कॉस tan होता है, तो tan 37 3/4 सॉरी, tan 37 3/4। तो यही ऐसे ही सोचो, tan 37 ही 3/4 हुआ होगा, मतलब अल्फा कितना रहा 37 डिग्री। तो हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन मार्क का आंसर भी मैंने बता दिया 37 डिग्री। इसको बताऊंगा कि देख तू 10 मीटर चला, कितना 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। खट से बताओ 37 हॉरिजॉन्टल के साथ तो वर्टिकल के साथ 53, क्योंकि टोटल 93 होता है ना, 90 होता है, तो ये 37 तो वो कितना आएगा 53। तो आप मनमर्जी जैसा चाहे जवाब दे सकते थे। क्या इस 37 को मैं ऐसा कह सकता हूं, ये 37 को क्या कह सकते हो, दिस इज लाइक 37 डिग्री मेकिंग 37 डिग्री एंगल फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। आया क्या ध्यान में? और या तो अगर आप इसको 53 बताते तो 53 डिग्री कैसा होता है, विथ नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। इतनी तो अंग्रेजी सबको आ जाएगी। चलो करो।